वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग का एम यही होगा कि भाई हाइड्रोकार्बन जितने भी 4-5-6 लेक्चर में जो भी कवर करेंगे हम लोग, तो एनसीईआरटी के सारे सवाल हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो इतना ही अभी एम है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग एल्केन्स की बात करेंगे। एल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 का हो गया। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन। पैराफिन मतलब हैविंग लेस एफिनिटी और लेस रिएक्टिव, लेस एफिनिटी, लेस एफिनिटी और लेस रिएक्टिव। ठीक, तो एल्केन्स आर लेस reactive compounds. They are called as paraffin also. Why they are less reactive compound? Because they are non-polar or almost non-polar molecules. Non-polar or slightly polar. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्केन्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं और उनमें ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं? रिएक्टिव भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया जाए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला फ्रॉम एल्कीन ऑब्लिक एल्काइन, सेकेंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। सेकेंड पॉइंट होगा फ्रॉम एल्किल हैलाइड, और थर्ड पॉइंट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इनसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रॉम एल्कीन ऑब्लिक एल्काइन। फ्रॉम एल्कीन ऑब्लिक एल्काइन। ठीक है, तो ये होगा आपका बाय हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस, बाय हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस, बाय हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस। तो अगर रिएक्शन लिखा जाए RCH डबल बॉन्ड CH प्लस H2 और प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, इस तरह से लिखा हो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है RCH H। ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? आप हाइड्रोजन लगा देंगे। यही क्या है? हाइड्रोजनेशन है। अच्छा, इस रिएक्शन का डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और हीट रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट रिलीज्ड during this process is called heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने
जब जीओसी का टॉपिक कवर कर रहे थे तो वहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात किया था, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, एंड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, इट इज फॉर सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फॉर सेम नंबर ऑफ for same number of pi bonds it is proportional to 1 upon stability, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, वहां देख लीजिए। यहां फिर से समझा जाए, एल्कीन या आप एल्काइन का रिएक्शन करा रहे हैं विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड टूट जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग जरा सा मैकेनिज्म समझा जाए, एग्जैक्टली कैसे रिएक्शन हुआ है। मैकेनिज्म ठीक है। मैकेनिज्म की बात क्या है, तो मैकेनिज्म में अगर हम एक एग्जांपल लिखें कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वो मेटल कैटलिस्ट सपोज प्लेटिनम की बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बना CH2H CH2H, ठीक है। तो इसको अगर मैकेनिज्म वाइज देखा जाए तो मेटल सरफेस की अगर बात करें, ठीक है, ये आपका मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन आके सेटल डाउन करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सेटल्स डाउन ऑन मेटल सरफेस, हाइड्रोजन सेटल्स डाउन, या इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोला जाता है। सरफेस मेटल के सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ने को एक नया टर्म एडजॉर्प्शन टर्म नाम दिया जाएगा। तो हाइड्रोजन इज एडजॉर्ब्ड ऑन मेटल सरफेस, हाइड्रोजन इज एडजॉर्ब्ड ऑन मेटल सरफेस। एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है? मेटल के सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ना। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल सरफेस पे क्या है? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करने लगते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो जिसके कारण इनका आपस का बॉन्ड क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। वैसे हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, HH की बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो प्राइमरी काम क्या हो गया मेटल सरफेस का? मेटल सरफेस ने एक तो सरफेस पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, एडजॉर्प्शन किया, और इसके इलेक्ट्रॉन्स ने मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन किया, जिससे इनका बॉन्ड आपस में क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो ये बहुत जरूरी बात होगी, भाई इनका बॉन्ड क्या कर दिया जाए? कमजोर कर दिया जाए। ये बॉन्ड कमजोर हो गया, समझ में आई बात? अब क्या होगा? अब एल्कीन आएगा रिएक्शन करने, और एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन बेसिकली क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर इसको हम बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ड्रॉ करें, ठीक है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ड्रॉ किया, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये आपका एक्जेक्ट प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एल्कीन को हमने एक्जेक्ट प्लेन में ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसे एल्कीन को ऐसे ड्रॉ किया है, समझ में नहीं आता? एक्जेक्ट प्लेन में तो ऐसे ड्रॉ किया है। तो यहाँ इसका जो पाई बॉन्ड है, जो p ऑर्बिटल्स हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो बोर्ड के प्लेन में हो जाएंगे, ठीक है। ये p ऑर्बिटल्स हैं जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर प्योर p ऑर्बिटल्स, प्योर p ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या
इसके हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है, ठीक है, इनका बॉन्ड कमजोर हो चुका है, तो ये जो p ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू कर देगा और इनका बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ टूट जाएगा। समझ में आएगा? तो ये जो p ऑर्बिटल्स का आपस वाला पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया और इसने p ऑर्बिटल ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया है। ये p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब बीच में जो बॉन्ड टूटने और बनने का जो प्रोसेस होता है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस, उसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट नाम देते हैं। तो ये साइक्लिक फॉर्म में दिख रहा है, कार्बन कार्बन, यहाँ आपका हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फाइनली क्या होगा? फाइनली अगर देखा जाए तो आपका 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, समझ में? फाइनली बॉन्ड पूरा टूट गया और इनके साथ आपका अटैचमेंट हो गया, फिर एल्कीन आपका फ्री हो जाएगा। इसका मतलब फिर से समझने की कोशिश करिए, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, अब यहाँ एक और चीज समझने की कोशिश करिए, ये जो p ऑर्बिटल्स है, एल्कीन अगर हमने ऐसे प्लेन बनाया, ठीक है, एक्जेक्ट प्लेन में बनाया, तो p ऑर्बिटल्स क्या है, ऐसे, इसके भी p ऑर्बिटल्स क्या है, ऐसे, और ये दोनों p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, आपस का बॉन्ड तोड़ दिए और बॉन्ड फॉर्मेशन किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो दोनों ही हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन से अटैच होते हैं, किस पे, एल्कीन पे, ठीक है। तो बोथ द हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड फ्रॉम सेम डायरेक्शन, ठीक है, ऑन द पाई बॉन्ड या टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज सिन एडिशन, ठीक है। तो यहाँ जो दोनों हाइड्रोजन का एडिशन हुआ सेम साइड, मतलब सिन एडिशन, ठीक है। तो सिन एडिशन, सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन, सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ, बोथ द हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड फ्रॉम सेम साइड, बोथ द हाइड्रोजन are attached from same side, both the hydrogen are attached from same side, ये क्या है, सिन एडिशन है। समझ में आया बात? तो फिर से एकदम ध्यान से समझ लीजिए, हाइड्रोजन मेटल सरफेस पे एडसॉर्ब हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट किया, उसकी बॉन्ड एनर्जी कमजोर पड़ गई, अब एल्कीन सेटल डाउन करेगा। अच्छा, यहाँ एल्कीन जो सेटल डाउन कर रहा है, फिर से हमने इसको ऐसे बनाया, तो इसके p ऑर्बिटल्स क्या है, नीचे है, तो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। या तो ये ऐसे अप्रोच करे, ठीक है, या तो ये ऐसे अप्रोच करे, तो p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अप्रोच करेंगे मेटल सरफेस पे, ताकि जो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ 2 बात है कि जो एल्कीन होता है वो एल्कीन कैसे सेटल डाउन करेगा मेटल सरफेस पे, सच दैट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मेटल के परपेंडिकुलर अप्रोच करे। तो एल्कीन में 2 टाइप के अप्रोच संभव है, या तो ऐसे अप्रोच करे या 180 डिग्री अपोजिट अप्रोच करे, तब आपके p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर और मेटल सरफेस होंगे। समझ में आएगा? तो ये कंडीशन यहाँ लिखी जाती है कि भाई यहाँ से दिख भी रहा है सीधे सीधे, अगर मान लीजिए p ऑर्बिटल किसी और प्लेन में हो, एल्कीन मान लीजिए ऐसे बना दिया आपने, ठीक है, तो p ऑर्बिटल कहाँ होंगे, ऐसे होंगे, एल्कीन का प्लेन ऐसे बना दिया, p ऑर्बिटल ऐसे होंगे, तो अब ये सेटल डाउन करेंगे तब इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आएगा? तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड अप्रोच परपेंडिकुलरली ऑन द मेटल सरफेस फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ एक कंडीशन हम लिख लेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जो p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, p orbitals should approach perpendicularly on metal surface, should approach perpendicularly on metal surface। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजनेशन, सिन एडिशन होता है, ये बात समझ गए, कैसे p ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं, ये पॉइंट तो समझ में आ गया। इसको परपेंडिकुलर इसलिए बनाया है ताकि p ऑर्बिटल्स आपको अप्रोच करते हुए दिखें, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ जो एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन का लिक्विड सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, लिक्विड सोल्यूशन, एल्कीन का लिक्विड सोल्यूशन होता है, और ये जो कैटलिस्ट होता है ये तो सॉलिड फेज में है, ठीक है। तो एल्कीन कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है, मेटल सरफेस,
और एल्कीन जो रिएक्शन कर रहा है वो लिक्विड फेज में आके रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब दोनों के फेज में डिफरेंस है, एक लिक्विड फेज है, दूसरा क्या है, सॉलिड फेज है। तो जब कैटलिस्ट और एल्कीन के फेज में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस। तो मेटल सरफेस पे जो हाइड्रोजनेशन है वो किसका एग्जांपल है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे, लिख देते हैं यहां, हाइड्रोजनेशन on metal surface is an example of heterogeneous catalysis. Hydrogenation on metal surface is an example of हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस मतलब मेटल का जो फेज है वो अलग है, कैटालिस्ट का फेज अलग है और एल्कीन का फेज अलग है, ठीक है, और मेटल के सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है। तो ये आपका क्या है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। आगे हम लोग होमोजेनस कैटालिसिस के भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जब दोबारा हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। चलिए दिक्कत है, ठीक है। अगला एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, और एल्काइन और एल्कीन का कंपैरिजन करें, तो एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। तो एल्काइन is more reactive than alkene towards hydrogenation on metal surface. Hydrogenation on metal surface टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस। कारण क्या है, कारण समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, ठीक है। एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों, क्योंकि आगे चलिए जब एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे तो जो रिएक्शंस एल्कीन के होंगे ऑलमोस्ट वही रिएक्शन एल्काइंस के होंगे, लेकिन आप वहां देखेंगे कि एल्कीन के सभी रिएक्शंस फास्ट होते हैं, चाहे वो रिएक्शन विद HBr होगा, चाहे Br2 होगा, चाहे वो जोनोलिसिस होगा, जितने भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे एल्कीन के फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्काइन। एल्काइन के रिएक्शन स्लो होते हैं, जो रिएक्शन ये कर रहा है वो रिएक्शन ये भी करेगा लेकिन स्लो करेगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजनेशन और मेटल सरफेस में आगे चला जाता है, इसका रिएक्टिविटी फास्ट होता है। कारण क्या होता है, जैसे अगर हम एल्काइन की बात करें तो इसको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। ये मान लीजिए डॉट डॉट से बना रहे, तो एल्काइन में py और आपका pz ये आपको ओवरलैप कर रहा है, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भी है, ऊपर भी है, सामने भी है और पीछे भी है, ठीक है। इसको अगर करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाए,
ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सामने है आगे की तरफ, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे की तरफ है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग कंक्लूड करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलेंड्रिकल शेप में चारों तरफ है, चारों तरफ सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि मेटल सरफेस पे जैसे भी अप्रोच करें, जैसे भी अप्रोच कर जाए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या करेगी, परपेंडिकुलरली अप्रोच करेगी मेटल सरफेस की, ठीक है। तो एवरी अप्रोच इज सक्सेसफुल, यानी रेट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है। जबकि एल्कीन में हमने बताया कि भाई दो ही अप्रोच, या तो ऐसे अप्रोच करेगा, ठीक है, ये एल्कीन का प्लेन हो गया, या तो उल्टा 180 डिग्री इस टाइप से अप्रोच करेगा, समझ में आ रही बात। लेकिन एल्काइन में कैसा भी अप्रोच हो हमेशा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is cylindrically symmetrical around internuclear axis, so rate of adsorption is very high for alkynes। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोग समझ गए कि एल्काइन का रेट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसलिए फाइनली रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस ड्यू टू cylindrical nature of pi electron density around the internuclear axis, so every approach is successful here। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर लिया हम लोगों ने, रिएक्टिविटी की बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजनेशन मेटल सरफेस की बात हो गई। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या हो गया, सेकंड ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड में दो तरीके से, RH को हम RH में कन्वर्ट कर देंगे और रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट्स, ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, लेकिन अभी कुछ लिमिटेड रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात किया जाए तो यहां जिंक प्लस डाइल्यूट HCl या जिंक प्लस C2H5OH या आपका जिंक प्लस CH3COH, ठीक है। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस C2H5OH या जिंक प्लस CH3COH। तो RH को RH में रिड्यूस कर देंगे, यहाँ X नॉट इक्वल्स टू फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है, तो वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। बाकी ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब आपके रिड्यूस हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया कर लेते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए। मैकेनिज्म कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप ब्रैकेट में कर दे रहे, ठीक है, एक आइडिया बस लगा रहे। तो RCl की बात करें फॉर एग्जांपल, तो जिंक गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn+2, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को आप क्या कर दीजिए, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर दीजिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाएंगे, तो Cl- और R+। अच्छा, R+ बना, R+ मतलब कार्बोकेटाइन, और R+ के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन जरा एक्सेप्ट कराइए, तो R+ में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया तो किस में कन्वर्ट हो गया, R डॉट में। R डॉट मतलब 7 इलेक्ट्रॉन सेंटर। फिर R डॉट में एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया तो क्या बन गया, R- मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सेंटर। तो आपने इलेक्ट्रॉन दोनों एक्सेप्ट करा दिया, तो फाइनली जो बनेगा आपका R-, ठीक है। और R- क्या है, R- इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस,
वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों R माइनस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है? तो ये पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? RH। RH क्या होता है? एल्केन। एल्केन आर वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड्स, pK वैल्यू 50 के आसपास, तो R माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो R माइनस बेस के रूप में ऐड करेगा। और कहीं से यहाँ तो डायरेक्ट H+ प्रोवाइड किया है, या C2H5OH में एक एसिडिक हाइड्रोजन या CH3COH में से H+ खींच लेगा, तो सॉल्वेंट में से H+ खींच लेगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए मैं अल्कोहल का एग्जांपल लें, तो ये आपका O, ठीक है, C2H5, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको H+ प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ डेल्टा प्लस है ही है, तो ये क्या करेगा, इसको अप्रोच कर देगा और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो यहाँ से H+ खींच लेगा, यानी फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल का काम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना और सॉल्वेंट का काम क्या करना है? H+ प्रोवाइड करना, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर से क्या है? जुड़ा हुआ है। समझ आ रही बात? और ये डायरेक्ट आपने डाइल्यूट HCl प्रोवाइड किया है। तो ये आपका मैकेनिज्म है जो आपको समझना है, RH को RH में कन्वर्ट करने का। फ्रॉम एल्किल हैलाइड में जो दूसरा तरीका है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या हो गया आपका? RH, सोडियम, यहां आपको ईथर लिखा रहेगा, ईथर आपका क्या है? सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल CH3OCH3, ठीक है, दिस इज ईथर, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RR प्लस आपका NaX। ठीक है, तो जो RR बना है, तो यहाँ एक दो तीन बातें समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो RR बना है, इसको अगर आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो दो सिमेट्रिकल हाफ जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको कहेंगे इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन सिमेट्रिक अबाउट वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, दो सिमिलर हाफ जुड़ रहे हैं तो इवन कार्बन कंटेनिंग हो जाएगा। इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन सिमेट्रिक अबाउट वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन सिमेट्रिक अबाउट वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात, यहां जो एल्किल हैलाइड लिया जाता है वो सिंगल टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड लिया जाता है। सिंगल टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड इज टेकन। अभी समझाते हैं क्यों। तो वुड्स रिएक्शन में लेफ्ट साइड में सिंगल टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड होगा और राइट साइड में जो प्रोडक्ट होगा, यही दो बार कंबाइन कर जाएंगे तो इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन सिमेट्रिक अबाउट वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो इतना पहले लिख लेते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। RH लिख दिया, 2Na लिख दिया, प्लस आपका XR हो गया। ठीक है, और यहां इसको इस प्रकार से हटा दिया, क्या बन गया आपका? RR प्लस 2NaX। ये भी एक तरीका रिप्रेजेंटेशन का होता है। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड लिया, RH प्लस R-X, ठीक है, सोडियम ईथर, तो आपका पॉसिबल प्रोडक्ट्स तीन बनेंगे, RR प्लस R' प्लस R'। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लेके समझाएं। ठीक है, CH3I प्लस CH3CH2 आयोडीन और सोडियम ईथर लिखा हुआ है।
तो आपको प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल जाएंगे, CH3 कंबाइन करा दीजिए, प्लस आपका CH3 CH2 और प्लस आपका 3 कार्बन यानी CH3 CH2 यानी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब समस्या क्या है इस रिएक्शन की कि ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट में वो डिफरेंस नहीं होता है, तो सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग जब भी रिएक्शन करा रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो मेजर प्रोडक्ट हो और आसानी से हम लोग उसको पा ले, ठीक है, पा ले, आइसोलेट कर लें, समझ में आई बात। तो यहाँ आपको एक तो कोई विशेष अंतर नहीं होगा इसमें और सेपरेट करना भी मुश्किल है, तो हमारे लिए रिएक्शन क्या है, बेकार है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ लिखने क्या जा रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ एल्केन्स difficult to separate। तो इसीलिए मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड नहीं लिया जाता है वुड रिएक्शन में। मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड नहीं लेते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड लेते हैं, क्योंकि अगर मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड लिया तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा जो सेपरेट करना मुश्किल है, जिसमें परसेंटेज में डिफरेंस बहुत नहीं होगा, इसलिए हमारा रिएक्शन किसी काम का नहीं होगा। तो हमेशा याद रखेंगे मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड कभी नहीं लेंगे, समझ में आई बात। हमेशा आप सिंगल टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड लेंगे। अच्छा, अभी मैकेनिज्म की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए। Which of the following alkanes can be prepared by wood reaction? Which of the following alkanes can be prepared by wood reaction? ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 नहीं, ये तो वुड रिएक्शंस नहीं बनेगा, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन। अच्छा, कोई कहे कि सर यहां से आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, यहां से आप डिवाइड कर लीजिए और एक एल्किल हैलाइड इधर से ले लीजिए, एक एल्किल हैलाइड इधर से ले लीजिए। नहीं, मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड वुड में नहीं लिया जाता है, तो ये हमारे लिए बेकार हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें तो 6 कार्बन एटम है, तो ये तो वुड से प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वुड से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था दो सिमेट्रिकल हाफ को जोड़ना है तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अलावा सिमेट्री होनी चाहिए। तो कोई कहे सर सिमेट्री तो ऐसे मिल देखिए सर 20 से डिवाइड कर दिए, इधर इक्वल हाफ में डिवाइड हुए, नहीं, आपको यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ये एक हाफ हुआ, ये एक हाफ हुआ, दोनों मिल रहे हैं तो सिमेट्रिकल तो नहीं, तो ये भी वुड रिएक्शन से नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। अब इसको देखिए, इसको आपने ऐसे ब्रेक किया तो आपको समझ में आ गया, ये बेसिकली सोडियम ईथर और CH3 CH2 सपोज कोई भी हैलोजन ले लिया जाए, आयोडीन, तो ये आपका सही हो गया, समझ में आ रहा, तो ये हो जाएगा। और देखिए इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यहां से आपने ब्रेक किया, दो सिमेट्रिकल हाफ में जुड़ गया। इसका मतलब अगर हम मान लीजिए ऐसे लिख दें, ठीक है, Br लिख दें सपोज सोडियम ईथर, तो ये भी बन जाएगा। अगेन यहां भी दो सिमेट्रिकल हाफ में तो नहीं ये टूट पाएगा, ठीक है, या दो सिमेट्रिकल हाफ जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं इसके लिए, तो इसका मतलब ये भी वुड रिएक्शन से आप नहीं प्रिपेयर करेंगे, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे।
अब हम लोग मैकेनिज्म की बात कर लिया है। मैकेनिज्म, तो कई प्रकार के मैकेनिज्म प्रपोज किए जाते हैं, तो हम लोग फिलहाल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। क्या मैकेनिज्म देखा जाए जनरलाइज करके, आरएक्स की बात किया, सोडियम इलेक्ट्रॉन प्लस Na+, ठीक है। अगेन वन ऑफ द मैकेनिज्म लिख रहा है, ठीक है। तो यहां फिर से क्या करना है आपको, बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करा देना है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कहां चले गए, हेलोजन के पास चले गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R+ आ जाएगा। ध्यान समझिए, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ R+ आ गया, तो R+ आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ एक्सेप्ट करा दीजिए, Na++ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्सेप्ट करा दिया, तो आपका क्या बन गया, R डॉट बन गया, प्लस आपका X-, ठीक है। अच्छा, जो R डॉट बना, R डॉट मतलब ये फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन सेंटर, ठीक है। तो 2 R डॉट को आप क्या कर लीजिए, R डॉट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो 2 R डॉट को क्या कर लीजिए, कंबाइन करा दीजिए, तो आपका फाइनली क्या बन गया, RR बन गया। समझ आएगा, 2 फ्री रेडिकल्स को आपने कंबाइन करा दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखे तो CH3 डॉट प्लस आपका CH3 डॉट, ठीक है। शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको क्या बन जाएगा, CH3 तो ये आपका मैकेनिज्म है, इट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जब भी मैकेनिज्म में बनते हैं तो उस मैकेनिज्म का नाम दे दिया जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फिलहाल ये मैकेनिज्म किस कैटेगरी का है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में देखिए RX का बॉन्ड टूटा है, तो यहां रिएक्टिविटी की भी बात की जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ RX, रिएक्टिविटी ऑफ RX की रिएक्टिविटी, तो सबसे रिएक्टिव आपका RI, उसके बाद RBr, उसके बाद आपका RCl, उसके बाद आपका RF। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, और इसका बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बेसिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, और आसानी से टूटेगा, तो ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपके पास ऑप्शन हो तो पहले किसको तोड़ा जाएगा, आयोडीन वाले बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने वुड रिएक्शन जान लिया, वुड रिएक्शन से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं ये जान लिया, मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड नहीं लिया जाता है ये भी समझ लिया, ठीक है। और किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आगे जब दोबारा पढ़ा जाएगा तो और भी डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉसिबल मैकेनिज्म की बात करेंगे, साइड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ढेर सारी बातें और डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला आपका डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। अब इसमें स्टेटमेंट क्या होता है कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं तो उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड हटा देंगे और ये डिसेंट ऑफ सीरीज का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड when heated with soda lime undergoes decarboxylation. तो जो स्टेटमेंट आएगा रिएक्शन का, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस हो सकता है, K प्लस हो सकता है, या देखिए इसकी जगह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने बेस तो प्रोवाइड करके रखा है OH माइनस, तो बेस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन आपने किससे कराया, NaOH प्लस CaO। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो रिएक्शन समझने का तरीका फिलहाल अभी तो यही कि भाई यहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड पूरा हटा दीजिए, यहाँ से CO2 हटा दीजिए और R को किससे जोड़ दीजिए, H से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो फाइनली आपका RH हो जाएगा और बेसिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड आप हटा रहे हैं तो बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट आयन में, तो Na2CO3 ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दीजिए और उसको कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर दीजिए और R से H जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें जितने कार्बन है इसमें कार्बन की संख्या घट गई। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है डिसेंट ऑफ सीरीज का रिएक्शन, डिसेंट ऑफ सीरीज मतलब कार्बन की संख्या घटाना। ठीक है, इस रिएक्शन से हमने जाना कि कार्बन की संख्या घट गई है, इधर जितने कार्बन है उतने उससे उतने कम कार्बन है, तो डिसेंट ऑफ सीरीज का रिएक्शन है। ठीक है, तो आगे चल के इस बात को आप याद रखिएगा कि डिसेंट ऑफ सीरीज के रिएक्शंस में कभी भी हम लोग को कार्बन की संख्या अगर घटानी होगी तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टूल रहेगा कि भाई किसी भी कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाइए तब हम कार्बन की संख्या घटाने का हमारे पास उपाय है। समझ में बात, तो वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिसेंट ऑफ सीरीज। अच्छा, इसमें एक याद करने के लिए पॉसिबल मैकेनिज्म लिख देते हैं, लेकिन मैकेनिज्म की बात डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पॉसिबल मैकेनिज्म, ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म में भी कुछ चेंजेस करेंगे। अभी फिलहाल एक लाइन पर समझने के लिए, ठीक है, O माइनस हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हुआ दिख रहा है आपको, तो R माइनस बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बेस की प्रेजेंस में ये HCO3 माइनस और फर्दर बेस की प्रेजेंस में आपका CO3 2 माइनस। ठीक है, जिसको Na2CO3 लिखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम में। जो R माइनस बना है वो R माइनस आपका, या हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए H2O से H प्लस एक्सट्रैक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो R माइनस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, H2O से आपका H प्लस एक्सट्रैक्ट करके RH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैकेनिज्म से बेसिकली बस ये आपको सीखना है कि ये बॉन्ड यहाँ बनता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हटती है और R माइनस कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बन आयन बीच में बनता है। तो बस यही जान लीजिए, कार्बन आयन बीच में इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, कार्बन आयन इज इंटरमीडिएट। समझ में आ रही बात? तो बस इस मैकेनिज्म का कंक्लूजन यही है कि कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, बाकी कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, इसको याद करने के लिए फिर से अगर हम बोले यहां से कि CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का अगर डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं एरो के ऊपर NaOH प्लस CaO, तो आप पूरा ये यहां से हटा लेंगे और CH3H।
समझ में आई बात? या मीथेन बन गया CH4। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। या आपका बेंजीन पे COO माइनस Na प्लस या K प्लस, तो दिस इज सोडियम बेंजोएट। इसको भी आप NaOH प्लस CO इसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। फिर से समझिए, ठीक है। यहां बना के एक बार समझाएं तो आप इसको बेसिकली C डबल बॉन्ड O माइनस से ओपन कर लिए, ठीक है। ये बॉन्ड इधर टूट रहा था, समझ आ रही बात? और यहाँ R पे आपने यानी ये पूरा पार्ट यहाँ से हटा देना है, पूरा पार्ट यहाँ से हटा दीजिए और इसकी जगह क्या जोड़ लीजिए, H जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यानी फाइनली आपका क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, बेंजीन, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट का आप डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को फाइनली आप याद भी कर लेंगे। प्रोपेन बन गया और मेथ एथ प्रो ब्यूट, सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, तो सोडियम ब्यूटेनोएट। या मान लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर दें हम आपको, ठीक है। इसकी भी आपने NaOH प्लस CaO इसके साथ हीट किया तो आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर लेंगे। डिसेंट ऑफ सीरीज का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। और एक पॉसिबल समझने के लिए हमने मैकेनिज्म आपको लिखा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।